नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करने वाले हैं जो वर्गीकरण का चैप्टर अपन स्टार्ट कर रखा था आरपीएस स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान का। तो यूजी लेवल का जो बुक है उसका रिवीजन अपन ने पहले से स्टार्ट कर रखा है। उसी का जो पार्ट है 4th पार्ट रहेगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले दो प्रकार का जो वर्गीकरण है अपन ने पढ़ा है, एक था कृत्रिम प्रकार का या फिर अपन कह सकते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड प्रकार का था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे अपन प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बेंथम और हुकर के बारे में डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना आज का है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक जो वर्गीकरण है वो दिया गया है। फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण के आधार पर कौन से प्लांट्स की उत्पत्ति कौन से प्लांट्स से हुई है, उनको समानताओं के आधार पर आगे विभाजन प्लांटों का वर्गीकरण जो है वो किया गया है। इनमें से जैसे कभी आपको पूछा जाए कि जब कोई भी फाइलोजेनेटिक ट्री आप प्रिपेयर करते हो, है ना, तो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए आप एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, किस प्रकार के रिसोर्सेज को आप ज़्यादा यूज में लेते हो। जैसे अपन फाइलोजेनेटिक के लिए कभी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है जिसको आप यूज में ले सकते हो, तो इसमें राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल आरएनए को जो है वो मोस्टली यूज में लिया जाता है फाइलोजेनेटिक स्टडी के अध्ययन करने के लिए। कारण है क्योंकि ये जो आरएनए है वो मोस्टली स्टेबल होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाता है तो इनमें किसी प्रकार के चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, तो ये स्टेबल प्रकार का होता है। इनमें से भी अगर आपको पूछे जाए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट जो होती है प्रोकैरियोटिक में स्मॉल एस आरएनए 16S आरएनए जो है वो सबसे बेस्ट जो रिसोर्सेस प्रोकैरियोटिक के रिगार्डिंग है। और यहाँ पर देखोगे 18S आरएनए ये भी इसके लिए बेस्ट है। लेकिन जो 16S आरएनए है यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और एक क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया अपन बात करेंगे एनिमल सेल्स में, और क्लोरोप्लास्ट है वो किस में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में। उनके अंदर भी आप देखोगे राइबोसोम पाए जाते हैं जो मोस्टली 70S प्रकार का होता है, जो प्रोकैरियोटिक में भी 70S प्रकार का पाया जाता है, जिसमें से दो सब यूनिट जो अपन देखेंगे स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। यहाँ पर अपन देखेंगे 30S प्लस यहाँ पे आप देखोगे 50S। ये क्या है, इनकी यूनिट्स है। इस यूनिट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, 16S आरएनए देखने को मिलता है। और ये आरएनए जो है वो कैसा होता है, इवोल्यूशन के आधार पर स्टेबल होता है, कंजर्व प्रकार का होता है, इसमें किसी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो इसके अध्ययन के आधार पर अपन क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक अध्ययन किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि इनके अलावा कौन सा प्रोटीन्स है जिनको आप यूज में ले सकते हो, तो खास तौर से साइटोक्रोम C प्रोटीन भी एक प्रकार की कैसे है, कंजर्व प्रोटीन है, जिसका अध्ययन जिसकी स्टडी भी इवोल्यूशन के तहत की जाती है, क्योंकि इनमें भी जो म्यूटेशन है या फिर चेंजेज है वो ना के बराबर होता है, तो आप इसको भी यूज में ले सकते हो। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन में H3H4 दोनों ही क्या है, कंजर्व प्रोटीन है। इनका अध्ययन भी किया जाता है इवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो ये भी काम में आती है, ये भी काम में आती है, और सबसे ज़्यादा काम आता है स्मॉल मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि इस फाइलोजेनेटिक के अंदर क्या क्या शामिल किया गया है। इस वर्गीकरण में जीवों या पादपों को उनके उद्विकासीय, है ना, इवोल्यूशनरी लक्षण, इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स, इवोल्यूशनरी प्रोटीन्स, आरएनए और एंजाइम्स के आधार पर समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। प्रोटीन्स तो यहाँ पर आई गई है, ये भी प्रोटीन्स और ये आरएनए आ गया। इस वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट चार्ल्स डार्विन की 1859 की जो बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के आधार पे इसका कॉन्सेप्ट वो रखा गया था, उसके बाद में इसको दिया गया था, पब्लिश होने के बाद में इसको दिया गया था। इसका मतलब इन्होंने चार्ल्स डार्विन का जो नियम था इवोल्यूशनरी का उसको इंक्लूड किया, जबकि इससे पहले अपने देखा था बेंथम और हुकर के अंदर
उन्होंने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया था। इस वर्गीकरण का समर्थन किन किन वैज्ञानिकों ने किया था उनके बारे में अगर अपन देखेंगे, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से प्रकार के वर्गीकरण में कौन से साइंटिस्ट ने भूमिका निभाई है या समर्थक कौन कौन थे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इवोल्यूशनरी आइकलर का वर्गीकरण है वो कैसा किस प्रकार का है, इवोल्यूशनरी प्रकार का है, उद्विकासीय प्रकार का है। एंगलर एंड पेरेंटल ये भी कैसा है, मुख्य जो इनका है वो ही है वर्गीकरण जो इवोल्यूशनरी प्रकार का वर्गीकरण है। रेंडल, बेसे, जॉनसन हचिनसन, तख्तजान और क्रोंकिस्ट, ये जो इसका भी पूछा जाता है, कई बार इसका पूछा जाता है कि इनका वर्गीकरण है किस प्रकार का, तो आप कहोगे इवोल्यूशन प्रकार का है, फाइलोजेनेटिक प्रकार का वर्गीकरण है। ये दोनों जो है वो क्या है, मॉडर्न साइंटिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी के रिगार्डिंग। आगे इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण जो है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है आपका एंगलर एंड पेरेंटल का वर्गीकरण सिद्धांत जो इवोल्यूशन के आधार पर दिया गया है। इनसे भी कहीं ज़्यादा जो फेमस वर्गीकरण आपका रहा है अभी तक जो अपन अध्ययन करते हैं वो आपका कौन सा, बेंथम और हुकर का जो वर्गीकरण है वो सबसे बेस्ट रहा है। ठीक है, फिर भी अपन इसको पढ़ते हैं। एडोल्फ एंगलर 1844 से 1930 और कार्ल पेरेंटल, यहाँ पे आप देखोगे 1849 से लेकर 1893, दोनों जर्मन के वैज्ञानिक थे। एंगलर बर्लिन यूनिवर्सिटी में बॉटनी के प्रोफेसर थे। इसका मतलब एंगलर ये तो प्रोफेसर हैं और जो पेरेंटल है ये इनका स्टूडेंट है, इन्होंने इनके अंडर में कार्य ज्वाइन किया था। ठीक है, तो एंगलर बर्लिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। ये कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना कि प्रोफेसर थे। रिटायरमेंट होने के बाद इन्होंने बर्लिन बॉटनिकल गार्डन को ज्वाइन किया था। ठीक है, रिटायरमेंट होने के बाद इन्होंने बर्लिन बॉटनिकल गार्डन के अंदर एज ए डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर इन्होंने ज्वाइन किया था। जब इन्होंने इस गार्डन में काम करना स्टार्ट किया था तो इनके लिए स्टूडेंट्स के रूप में 32 वर्षों तक इन्होंने काम किया तथा पेरेंटल ने इन्हें ज्वाइन किया था। डायरेक्टर जब ये थे बर्लिन बॉटनिकल गार्डन में तो उनको किसने ज्वाइन किया, पेरेंटल ने ज्वाइन किया, पेरेंटल ने। और दोनों ने काफ़ी रिसर्च की और दोनों ने पादपों का वर्गीकरण है वो रखा फाइलोजेनेटिक के आधार पर। एंगलर और पेरेंटल ने फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण जो है वो किसमें दिया था, बुक, ये देखोगे आप, डाई या डी नेचर लाइकेन, यहाँ पे आप देखोगे फ्लेंजिन फेमिलिन। और कब दिया था इन्होंने इस बुक में अपना वर्गीकरण 1887 से लेकर 99 में, और कितने वॉल्यूम के अंदर दिया था, तो 23 वॉल्यूम के अंदर इन्होंने अपना वर्गीकरण है उसको सौंपा था या दिया था। जबकि बेंथम और हुकर को आप देखोगे तो जेनेरा प्लांटेरम के अंदर अपना वर्गीकरण दिया था। इस वर्गीकरण में उन्होंने एंजियोस्पर्म की कितनी फैमिली के बारे में डिस्कस किया, उन्होंने 280 फैमिली के बारे में जानकारी दी थी। इन्होंने एंजियोस्पर्म के पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन बताई कि मतलब अलग अलग प्रकार से उनका ओरिजिन हुआ है। ये नहीं बताया कि भाई एक ही जगह से ओरिजिन हुआ, इन्होंने अलग अलग जगह से ओरिजिन बताया, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन बताई कि उनकी उत्पत्ति है वो जिम्नोस्पर्म से भी मानी गई है, जिम्नोस्पर्म से उत्पत्ति बताई। इन्होंने मोनोकोट को डाइकोट की अपेक्षा अधिक प्रिमिटिव बताया। ये लाइन याद रखना भाई, ये लाइन किसकी है, एंगलर और पेरेंटल की है। जबकि रियल में अगर अपन देखा जाए, बाद में आप जब पढ़ोगे इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स पढ़ोगे आप, तो उनके आधार पर अपन देखेंगे कि मोनोकोट्स वो कहीं एडवांस है कंपेयर टू डाइकोट्स। रियल में अगर आपको स्टेटमेंट पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि मोनोकोट्स है वो मोर एडवांस है कंपेयर टू डाइकोट्स। यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं उनके कंपेयर कहीं एडवांस प्रकार के होते हैं। इसका मतलब अपन देखेंगे यूनिसेक्सुअल जो होते हैं, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, मोनोएसियस डायोसियस जो प्लांट होते हैं वो मोनोएसियस से एडवांस माने जाते हैं। इसी प्रकार से मोनोकोट जो प्लांट होते हैं वो डाइकोट से काफ़ी एडवांस माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात है ये अपन किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, अपन पेरेंटल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि मोनोकोट जो है, मोनोकोट को डाइकोट की अपेक्षा अधिक प्रीमिटिव मतलब प्राचीन माना, इन्होंने डाइकोट को एडवांस माना है और इसको क्या माना है, पूर्वज माना है। तथा डाइकोट में एपेटलस मतलब नग्न जो फ्लावर है, जैसे इनका पुष्पक्रम अपन देखेंगे कैटकिन्स,
कैटकिन्स। पुष्पक्रम जो एमेंटीफेरा में पाया जाता है, ये किस प्रकार का बताया उन्होंने, ये प्रीमिटिव प्रकार का बताया कि एक प्राचीन प्रकार का है, प्रीमिटिव है, ये एडवांस लक्षण नहीं है। ये लाइन जो इनकी कही गई है, ये एक एक लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो कथन वाले आते हैं, कौन सा कथन इनमें से सही है, तो कथन वाले के अकॉर्डिंग देखना अपने को। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से अलग किया तथा पॉलीपेटेली और मोनोक्लेमाइडी को सिंगल ग्रुप में रखा। उन्होंने क्या किया था, बेंथम हुकर ने अलग अलग रखा था, जबकि इन्होंने क्या किया, पॉलीपेटेली और मोनोक्लेमाइडी को सिंगल ग्रुप में कर दिया, जिसे आर्कीक्लेमाइडी नाम दिया गया। तो इसे आर्कीक्लेमाइडी नाम दिया गया, दोनों को अलग करके, अलग मतलब मर्ज करके। आगे अपन देखेंगे पेंडेनेल्स सबसे प्रीमिटिव तथा कॉम्पेनुलेटी ये क्या है, सबसे विकसित गण है। अगर आपको पूछा जाए कि फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण के अनुसार एंगुलर और पेरेंटल का जो वर्गीकरण है उसमें सबसे प्रीमिटिव प्रकार का, सबसे प्राचीन प्रकार का जो गण है वो कौन सा था, और सबसे एडवांस प्रकार का जो गण है वो कौन सा था, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये प्रीमिटिव है और वो सबसे एडवांस प्रकार का है। आगे अपन थोड़ा सा इसका वर्गीकरण देख लेते हैं कि वर्गीकरण में इन्होंने कैसे क्या डिवाइड किया है। सबसे पहले सीड प्लांट्स, जिसे अपन कहते हैं एम्ब्रियोफाइटा, को दो भागों के अंदर इन्होंने डिवाइड किया है, जिसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं और एक कहते हैं अपन एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का इधर अगर अपन लिखे हैं, इसका मतलब इनसे इनका ओरिजिन हुआ है, समझ लो। तो ये पहले रखे हैं, बाद में वो रखे हैं, ये प्रीमिटिव है, वो एडवांस है। अब एंजियोस्पर्म को आप देखोगे तो मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी के अंदर डिवाइड किया है, दो क्लासेस के अंदर। आगे आप देखोगे सब क्लासेस, तो डाइकोटिलिडनी को वापस से दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, आर्कीक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्कीक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी के अंदर रखा गया है। इधर देखोगे आप, इसमें 11 ऑर्डर रखे गए हैं, किसमें, मोनोकोटिलिडनी के अंदर 11 ऑर्डर हैं। इसमें आप देखोगे मेटाक्लेमाइडी के अंदर कितने ऑर्डर रखे गए हैं, 10 ऑर्डर जो है वो रखे गए हैं। 10 ऑर्डर में से पहला जो ऑर्डर है वो कौन सा है, तो एरिकेल्स। पहला ऑर्डर कौन सा है, एरिकेल्स। और 10वां जो ऑर्डर है वो कौन सा है, कॉम्पेनुलेटी, जो इन्होंने बताया था कि सबसे एडवांस गण है ये। इस वर्गीकरण के अनुसार ये सबसे एडवांस गण है, ये देखो लिखा भी नीचे मैंने। आगे आप देखोगे आर्कीक्लेमाइडी, इसमें इन्होंने टोटल जो गण है, ऑर्डर है वो कितने रखे हैं, 29 ऑर्डर रखे हैं, जिनमें से पहला जो ऑर्डर है वो कौन सा है, वर्टिसिलिटी। पहला ऑर्डर कौन सा है, वर्टिसिलिटी। और सबसे लास्ट जो 29 नंबर का है वो कौन सा है, अम्बेली फ्लोरी। यहाँ पे आप देखोगे 11 ऑर्डर जो है मोनोकोटिलिडनी का, इसका पहला जो गण है वो कौन सा है, पेंडेनेल्स, जिसे अपनी इसने क्या कहा है कि सबसे प्रीमिटिव प्रकार का गण है ये, सबसे प्राचीन प्रकार का गण है, पूर्वज रहा है ये। और 11वां नंबर का जो था वो कौन सा था, माइक्रोस्पर्मी था। तो ये इसका क्या है, एक फ्लो चार्ट है कि जिसमें एंगलर और पेंडर ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। आगे देखो, ये जो वर्गीकरण है वो किसका है, हचिंसन का है। हचिंसन से हमेशा क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसे कहेंगे सर हचिंसन का वर्गीकरण इसमें दिया है या नहीं दिया है, शायद दिया भी है, आपके सिलेबस में मेंशन भी किया है, और नहीं भी किया है तो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। हचिंसन, पहली चीज़ तो आपको याद रखना, हचिंसन किस प्रकार का साइंटिस्ट है, इन्होंने किस प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो फाइलोजेनेटिक प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था इन्होंने। इससे रिलेटेड कौन सी बातें हैं, पूरा नाम जॉन हचिंसन, लाइफ टाइम 1884 से लेकर 1972, क्या थे, बोटनिस्ट थे, काम कहाँ करते थे, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर ये कार्यरत थे, ठीक है ना। बेंथम और हुकर ने भी वहीं वर्क किया और इन्होंने भी वहीं वर्क किया, और किस पोस्ट पे थे, तो ये डायरेक्टर की पोस्ट पर वहाँ पर रहे हुए हैं। इन्होंने फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण दिया था, जो देखो हचिंसन ने फाइलोजेनेटिक जो वर्गीकरण दिया है वो किस में दिया है, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इन्होंने अपना वर्गीकरण है वो दिया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, हचिंसन ने अपना जो फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण है वो दिया है, किस में दिया है, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर दिया था। कितने वॉल्यूम के अंदर दिया इन्होंने, तो 2 वॉल्यूम के अंदर इन्होंने अपना वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया था। प्रथम वॉल्यूम आप देखोगे तो 1926 के अंदर, और दूसरा है वो 34 के अंदर है, वॉल्यूम
1934 में 2 वॉल्यूम के अंदर इन्होंने अपना वर्गीकरण शो किया था। इनका वर्गीकरण जो है बेंथम, हुकर और एंगलर पैरेंटल के लगभग समान था। इन्होंने अपने वर्गीकरण को पुनः ब्रिटिश फ्लावरिंग प्लांट्स में पब्लिश किया। पहला जो वर्गीकरण है वो इन्होंने किस में दिया था? फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। लेकिन उन्होंने जब इसको रिवाइज किया था, कब? 1959 के अंदर इन्होंने रिवाइज किया। और किस ग्रंथ में रखा इन्होंने? तो ब्रिटिश फ्लावरिंग प्लांट्स के तहत इन्होंने अपना वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया था, रिवाइज्ड प्रस्तुत किया इन्होंने। हचिंसन की एक बड़ी विशेषता है कि हचिंसन ने अपना जो वर्गीकरण दिया इसमें कितने प्रिंसिपल रखे? 24 सिद्धांतों के बारे में इन्होंने बात किया था। कितने सिद्धांतों पर बात की इन्होंने? 24 सिद्धांतों के। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार। हचिंसन वर्गीकरण में कितने सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया था? किस पे आधारित था? वो 24 सिद्धांतों पर आधारित था। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फाइलोजेनेटिक कहते हैं। हचिंसन के जो 24 प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो प्रिंसिपल ऑफ फाइलोजेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अगर ये लाइन भी आई प्रिंसिपल ऑफ फाइलोजेनेटिक्स किससे संबंधित है तो भी आप कहोगे जॉनसन हचिंसन के रिगार्डिंग है। इन्होंने एंजियोस्पर्म की 411 फैमिली के वर्णन किया था। कितनी फैमिली का? 411 फैमिली का। ये भी याद रखना अपने को। इनका वर्गीकरण मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है। मोनोफाइलेटिक ओरिजिन का मतलब होता है किसी भी एक ही जीव से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई हो, उसे अपन क्या कहते हैं? मोनोफाइलेटिक ओरिजिन कहते हैं। किसी एक प्लांट से सभी प्लांट की उत्पत्ति हुई हो तो उसे मोनोफाइलेटिक ओरिजिन के आधार पर दिया गया था। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार मैग्नोलिएसी और रेननकुलेसी सबसे प्रिमिटिव प्रकार की फैमिली रही है। कौन सी? हचिंसन के अनुसार सबसे प्रिमिटिव फैमिली कौन सी है? मैग्नोलिएसी और रेननकुलेसी। जबकि सबसे एडवांस प्रकार की जो फैमिली है वो कौन सी रही है? तो वो ग्रेमिनी रही है या पोएसी रही है। ठीक है ना? ये हर चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रिमिटिव है, कौन सी एडवांस है, कौन सी क्या है। ये करेक्टर्स क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। एडवांस प्रकार की फैमिली रखी गई है। आगे आप देखोगे तख्तजान, यहां पे तख्तजान का वर्गीकरण। तख्तजान का वर्गीकरण, इसके बारे में आप देखोगे इन्होंने फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण 1980 के अंदर प्रस्तुत किया था। इन्होंने एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा कहा। यह शब्द कई बार रिपीट हो चुका है। सभी एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा के अंदर के तहत किसको रखा गया था? किसने रखा था मतलब? तो मैग्नोलियोफाइटा को क्या कहा इन्होंने? सभी एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा कहा। किसने कहा? तख्तजान ने। ठीक है, ये लाइन, ये शब्द जहां भी आई तो इसको स्थापना इसने की है, तख्तजान ने। इन्होंने कहा फाइलोजेनी के बिना, एक लाइन और भी, ये सेंटेंस भाई इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, फाइलोजेनी के बिना वर्गीकरण की तुलना, ठीक है ना, फाइलोजेनी के बिना यदि कोई वर्गीकरण करता है तो उसका मतलब क्या है? बिना मांस की हड्डियों का ढांचा, जिसमें मांस है ही नहीं, केवल हड्डियां खड़ी है, उसके इक्वल माना है कि तुलना मांस के बिना हड्डियों का ढांचा। ये लाइन किसने कहा है? तो आप कहोगे तख्तजान की ये लिखी हुई लाइन है। तो ये आपको याद रखना है। आगे आप देखोगे क्रॉन्केस्ट ने भी 1981 के तहत पुष्पीय पादपों को एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा कहा था। इन्होंने भी इसका समर्थन किया था। थॉर्न ने 1981 में एंजियोस्पर्म को एनोनोप्सिडा कहा है। ये टर्म भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एंजियोस्पर्म को एनोनोप्सिडा किसने कहा है? तो अभी आप कहोगे थॉर्न नामक साइंटिस्ट ने कब कहा था? 1981 के आसपास कहा था। अगला जो टॉपिक है वो है हर्बेरियम। और हर्बेरियम के बारे में अपन अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि कोई स्टूडेंट सर्च करे तो उसको हर्बेरियम उसको मिल सके। अदरवाइज क्या हर्बेरियम आपको मिलेगा नहीं अगर एक साथ में करा दूंगा। तो यहाँ तक अपना जो वर्गीकरण वाला पोर्शन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे क्या आगे हर्बेरियम है, हर्बेरियम के बाद में बोटनिकल गार्डन्स आपके, उसके बाद में फैमिलीज है। तो सभी का अपन डेली का अब रिविजन फास्ट करेंगे। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।